अब तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स में आव्यूह तो कंप्लीट कर लिया है और अब आप आव्यूह को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, उससे बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4। देखिए चैप्टर 4 ही है ना डिटर्मिनेंट का, ठीक। तो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में बोला जाता है सारणिक। मैं आपको बताऊं जो इस सारणिक चैप्टर है, ये अभी आपने हाल ही में आव्यूह पढ़ा है, पूरा आव्यूह से रिलेटेड ही चैप्टर है ये। कैसे आव्यूह से रिलेटेड है? जैसे मैं आपको बताऊं, आप मैट्रिक्स लिखा करते थे, कैसे मैट्रिक्स बनाते थे? मैट्रिक्स सिंबल ऐसे बनाते थे ना आप, सारणिक का, और उसके भीतर कुछ नंबर लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बना के दिखाई है। तो मैट्रिक्स का जो सिंबल बनता है वो ऐसा बनता है, उसमें मुझे ऐसे बॉक्स टाइप का बनाना पड़ता है, इस तरीके का, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट। आव्यूह सिर्फ एक व्यवस्था का नाम है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती कभी भी। तो मैं चाहे तो आप लिख देता हूं मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या ऑफ एंट्रीज। मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट, इट हैज नो वैल्यू। इसका कोई मान नहीं होता। जैसे आप हमसे पूछ लो ना कि सर ये मैट्रिक्स है, इसका मान बताओ, तो ये नहीं होता इसमें। तो मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं होती, आप वैल्यू नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने वर्ग आव्यूह होते हैं, वर्ग आव्यूह पता है आपको क्या होता है? देखो, एक वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे 2 रोज हैं 2 कॉलम्स, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स का हम नाम रखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। एक चीज तो पहले दिमाग में हमेशा के लिए बना लो कि सारणिक सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही हो सकता है, आयताकार आव्यूह का सारणिक नहीं हो सकता। ध्यान रहेगा आपको, सारणिक सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के आव्यूह का हो सकता है? वर्ग आव्यूह का। सारणिक का भी आयताकार आव्यूह का नहीं हो सकता, ठीक। अब सुनिए, इसका मतलब सारणिक के साथ हमेशा कौन सी आव्यूह जुड़ी रहेगी? वर्ग आव्यूह। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का किसी भी वर्ग आव्यूह के संगत एक फिक्स वैल्यू हुआ करती है, उस फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं उस आव्यूह का सारणिक। देखो फिर से सुनो इसको, किसी भी वर्ग आव्यूह के संगत एक निश्चित मान होता है, उस निश्चित मान को ही हम उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? हम लिखेंगे इसको तो और ज्यादा मुझे लगता है आप समझ पाएंगे। तो देखिए, डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? डिटर्मिनेंट किसको कहेंगे? प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबद्ध प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक निश्चित यानी कि फिक्स्ड मान होता है।
प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक निश्चित मान होता है। इस निश्चित मान को ही उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबद्ध उसके करेस्पॉन्डिंग एक फिक्स्ड वैल्यू हुआ करती है और उस फिक्स्ड वैल्यू को हम उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। लेकिन याद रहे, सारणिक केवल और केवल वर्ग आव्यूह का होता है और किसी का नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये सारणिक हो गई। इसको हम प्रदर्शित कैसे किया करेंगे? जैसे अगर हमने इस मैट्रिक्स को, ये एक मैट्रिक्स ली थी और इसको हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। और अब देखो क्या लिखा? प्रत्येक वर्ग आव्यूह। क्या ये वर्ग आव्यूह है? तो आंसर इज यस, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इससे संबद्ध इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। उस वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे? सारणिक। प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, इसी से मैं लेके आपको बता रहा हूं। आव्यूह ए से संगत सारणिक, आव्यूह ए के संगत सारणिक, आव्यूह ए के संगत सारणिक। तो आव्यूह ए के संगत सारणिक को ना आप कैसे प्रदर्शित करोगे? ध्यान से देखिए, इसको प्रदर्शित करने के हमारे पास कई तरीके हैं। पहले मैं आव्यूह ए के संगत सारणिक आपको लिख के दिखाता हूं। जब कभी आप सारणिक लिखोगे तो याद रहे, आप इस तरीके का ये बॉक्स जैसा नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ ये दो लंबी लाइनें खींच देंगे, बस वही एंट्रीज इनके बीच में लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप ऐसा लिख देंगे। तो देखो बेटा क्या फर्क है आव्यूह और सारणिक में। आव्यूह का निशान देखा आपने कैसा बनता है, ठीक, और सारणिक का देखा आपने कैसा बनेगा। समझ आ गया? नहीं समझ आया? इस तरीके से। अच्छा, सारणिक को निशान तो ऐसा बनाएंगे, इस आव्यूह के संगत जो सारणिक बनेगी वो ऐसी बनेगी। सारी एंट्रीज वही रहेंगी, केवल अगल बगल ये बॉक्स जैसे ना बनकर दो लंबी लाइनें जैसी बनेंगी बस। सारणिक को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? आव्यूह ए का सारणिक, आव्यूह ए के सारणिक को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। देखना क्या क्या तरीके हैं हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का। पहला मेथड हमारे पास रिप्रेजेंट करने का है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते कैसे हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक तो तरीका ये प्रदर्शित करने का, अगर कोई आव्यूह ए है तो उसके सारणिक को प्रदर्शित करने का ये तरीका है। एक तरीका सारणिक को प्रदर्शित करने का ये है, पर याद रहे कभी भी आप इसे मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं और इसको जल्दी के चक्कर में क्या पढ़ते हैं, वो मॉड ऑफ ए। सबसे गलत है ये। तो क्या पढ़ेंगे? तो फिर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे आप इसे। थर्ड, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, डेल का साइन बना दो आप। ये किसका साइन है? डेल का साइन। तो दीज आर द थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी आव्यूह के या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारणिक को प्रदर्शित करने का ये हमारे पास तीन विधियां हैं। समझ आया आपको? अच्छा,
तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात ये आती है कि सारणिक हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ये हमको बताया गया कि सारणिक क्या होता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक निश्चित मान होता है और ये निश्चित मान उस वर्ग आव्यूह का क्या कहलाता है। तो ठीक है, हमने परिभाषा देख ली, किसी भी आव्यूह के संगत सारणिक हम कैसे बनाएंगे ये भी हमने देख लिया, किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान जब निकालेंगे उसको प्रदर्शित करेंगे कैसे करेंगे ये भी हमने सीख लिया। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि वो मान कैसे निकालेंगे। भाई हर आव्यूह वर्ग आव्यूह के संगत एक मान होता है ना, उसी को तो सारणिक बोलते हैं। तो चलो वो मान बताओ कैसे निकाला जाएगा, उस मान को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहां लिखा है प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक निश्चित मान होता है। इसका मतलब इस दुनिया में जितने वर्ग आव्यूह हैं उनका उनसे संबद्ध, उनके करस्पॉन्डिंग एक फिक्स्ड वैल्यू जरूर हुई होगी, वही फिक्स्ड वैल्यू उसकी सारणिक कहलाएगी। तो हम वर्ग आव्यूह लेना स्टार्ट करते हैं और मैं ऐसे लेता हूं, सबसे पहले मैं 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूं। देखो कैसा आव्यूह आपको चाहिए, वर्ग आव्यूह चाहिए ना आपको, उसी के संगत मान निकालोगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो वर्ग आव्यूह होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है कि नहीं है। अच्छा 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है कि नहीं है, कैसे पता, जितनी पंक्तियां हैं, समझ आया। अब 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो 1 पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति है और 1 क्या है उस पे, कॉलम। तो वर्ग आव्यूह हुआ कि नहीं हुआ, हो तो गया। 2 by 2 का ले सकते हैं, 2 into 2 का, 3 into 3 का। तो हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे 1 into 1 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है उसका सारणिक कैसे निकालोगे आप। तो पहले हम सीखना चाहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। आपको याद होगा जब हमने वर्ग आव्यूह आपको पढ़ाया तो उसका ऑर्डर भी बताया था। जैसे ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह, लेकिन हमें बार बार वर्ग आव्यूह 3 into 3 का क्रम का है ये बताना जरूरी नहीं है। हम केवल कहेंगे कि ये वर्ग आव्यूह है ऑर्डर 3 का। आपको समझ जाना है कि अगर वर्ग आव्यूह ऑर्डर 3 का है इसका मतलब 3 पंक्तियां हैं, 3 ही स्तंभ है। तो हमने यहां क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे। चलिए ले लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू A, ऐसे हमने ले लिया। अब ये मुझे बताओ ये क्या है, आव्यूह है कि सारणिक है, कैसे पता। वेरी गुड, ये बॉक्स जैसा सिंबल देखा ना हमने, उससे हमको मालूम चल गया कि पक्का ये क्या है, एक आव्यूह है। ओके, लेट A इज इक्वल टू A इस तरीके से। हमको इसका सारणिक चाहिए, तो A का सारणिक, इसका सारणिक बनाओ। कैसे बनाएंगे फिर आप इसका सारणिक बनाएंगे तो आप ऐसे बना देंगे इसको, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट हमको चाहिए सारणिक, तो A का सारणिक, A के सारणिक को कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A, ऐसे हम लिखेंगे इसको। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो आप, या ऐसे लिख लो, जो आपकी मर्जी वो आप लिख लो। तो A का सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ A, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर है इसकी वैल्यू जो अंदर नंबर लिखा होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A। बस आ गया। तो अगर आपके पास कोई भी एक कोटि का वर्ग आव्यूह है तो उसके सारणिक का मान इस तरीके से आप निकाला करेंगे। याद रहेगा आप सबको, नहीं समझ में आया, आ गया। बस जो एलिमेंट अंदर लिखा हो वही वैल्यू हो गई। अब हम 2 ऑर्डर का लेते हैं। अब हम दूसरा सीखना चाहते हैं डिटरमिनेंट
determinant of a square matrix of order 1, square matrix of order 2। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? दो कोटि का हमारे पास एक वर्गाव्यूह होगा और उसका हम क्या निकालना चाहते हैं? सारणिक। तो कोटि 2 के वर्ग अव्यूह का सारणिक। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उसके लिए आपको दो कोटि का एक वर्ग अव्यूह लेना पड़ेगा ना। तो लेट ए इज इक्वल टू, दो कोटि का एक वर्ग अव्यूह ले लो, ए बी सी डी। ये दो कोटि का हमने वर्ग अव्यूह ले लिया। तो ये अव्यूह है कि सारणिक है? ये अव्यूह है, हमको इसका सारणिक चाहिए। तो ए का सारणिक बताइए, ए के सारणिक को कैसे प्रदर्शित करा जाएगा? एलिमेंट्स पूरे यही लिखे जाएंगे और ऐसे ही लिखे जाएंगे, बस केवल ये बॉक्स की जगह लाइंस बना देंगे, ए बी सी डी। ठीक है। अच्छा, ए के सारणिक को आप प्रदर्शित कैसे करोगे? चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे आप डेल लिख दो। तो हमने उस बार ऐसे लिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस बार हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। ठीक है। और देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से, 2/2 क्रम का है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको याद रहेगा। ये मुख्य विकर्ण है, सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सबसे पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? ए डी। ठीक, फिर माइनस, ये माइनस स्टैंडर्ड है, ये लगाना ही है आपको हर बार। जैसे ही आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके तुरंत बाद आपको माइनस लगाना ही है। फिर उसके बाद इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये c का गुणा b से हो जाएगा cb, बस आ गई वैल्यू। अब यहां पर अगर कोई नंबर होता तो आप हल करके उसका आंसर लिख देते। समझ आया आपको? जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूं। हमारे पास एक अवयव है 1 2 3 4 और हमको इसका सारणिक चाहिए, ए का सारणिक। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4। ठीक। अब बेटा ध्यान से देखो, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़िए, बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कभी भी मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़िए आप। इसको बच्चे बहुत गलती करते हैं, अधिकतर मॉड्यूलस पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बताइए क्या कैसे निकाली जाए वैल्यू? सबसे पहले क्या करेंगे आप? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, माइनस लगाना ही लगाना आपको है। फिर 3 से 2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 2s are 6, 4 - 6 -2। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है नहीं हम तो मॉड ही पढ़ेंगे भाई, तो अगर आप मॉड पढ़ोगे तो मॉड किसी भी नंबर में लगता है उसकी वैल्यू कैसी आती है, प्लस या माइनस? मॉड की वैल्यू तो हमेशा प्लस आती है, लेकिन इसकी माइनस आ सकती है। तो अगर आप मॉड पढ़ना चाहते हो तो आपसे गलती हो जाएगी कि मॉड का मान कैसा आएगा। किसी भी नंबर का मॉड्यूलस अगर निकालते हैं तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी आ गई देखो। तो अगर आप मॉड पढ़ेंगे तो कोई भी आपसे बोल सकता है कि मॉड की वैल्यू कैसी होगी, आप कहोगे पॉजिटिव, तो फिर ये माइनस क्यों आ गई वो आपसे पूछ लेगा, फिर आप बता नहीं पाओगे। इसलिए पहले से ही क्या पढ़ने लगो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो हम इस तरीके से उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना सबको? ठीक है। इसके बाद आप इसे नोट करें, हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरा हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर ऑर्डर 3 का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। ये थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको हो सकता है शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत इजी है। एक बार आप प्रोसेस समझ गए कसम से, फिर आपको बहुत आसान लगेगा ये। आप जानते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पहले मैं इसका एक ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट लिखता हूं पहले, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया एक ऑर्डर 3 का हमारे पास डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये याद है आपको? A31, A32, A33, ये इनके एड्रेस हैं एलिमेंट्स के। A33 का मतलब क्या है? ये ऐसा एलिमेंट जो तीसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है, याद आया ना आपको? तो ये हमने क्या ले लिया, 3 × 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसका क्या निकालना चाहते हैं? हम इसका निकालना चाहते हैं डिटरमिनेंट। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए का सारणिक। ए का सारणिक कैसे निकालेंगे? पहले तो हम ऐसे इसको अवयव से सारणिक में कन्वर्ट करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। 3 क्रम का या 3 कोटि का जो वर्ग अवयव होता है उसके सारणिक का मान निकालने के लिए ना हमको सारणिक का प्रसार करना पड़ता है। प्रसार, एक्सपेंड करना पड़ता है सारणिक को। कैसे एक्सपेंड करना पड़ता है? तो हमारे पास 6 तरीके हैं एक्सपेंड करने को, 6 विधियां एक्सपेंड करने की। कौन कौन सी 6? हमारे पास 3 रो हैं, देखो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। हमारे पास 3 कॉलम्स भी हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इतना समझ आया आपको? तो हम चाहें तो 3 रोज और 3 कॉलम्स, इनमें से किसी के रिस्पेक्ट में भी हम सारणिक को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आया? तो पहली चीज तो क्या याद रखनी है? 3 ऑर्डर की किसी भी वर्ग अवयव के संगत सारणिक का मान अगर आपको चाहिए तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? आंसर है उसका प्रसार करना पड़ेगा। कैसे प्रसार कैसे करोगे आप? तो हमारे पास 6 विधियां हैं प्रसार करने की। हम चाहें तो 3 में से किसी भी रो के सापेक्ष प्रसार कर दें या 3 कॉलम में से किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दें। तो 6 तरीके हैं, लेकिन एक बार में कोई एक तरीका हम लगाएंगे और बड़ी आसानी से उस सारणिक का मान हम निकाल लेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हो कि क्या जो ये 6 विधियां हैं, अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R2 के सापेक्ष प्रसार करें, R3 के सापेक्ष प्रसार करें, इन सब के प्रसार करके हम सारणिक के मान निकालें, तो क्या हर बार मान अलग अलग आएगा? आंसर इज नो। आप 6 में से किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, एक सारणिक का एक सिंगल वैल्यू ही आएगी कोई। चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करिए सिंगल वैल्यू ही आपको मिलेगी। समझ आ रहे हैं आपको? ठीक है। अब सभी बच्चे एक चीज तो सीख गए कि अगर 3 × 3 क्रम का वर्ग अवयव है और उसका सारणिक हम पाना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू डू एक्सपेंशन। हमको प्रसार करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष? आप चाहे R1 के सापेक्ष करिए, चाहे R2 के सापेक्ष करिए, चाहे R3 के सापेक्ष करिए, चाहे C1, C2, C3 के सापेक्ष करिए। एक बात समझ में आ गई पक्के से? ओके। अब ये चीज मन में सबके लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि प्रसार करेंगे कैसे। हम ये तो समझ गए कि करना है, पर प्रसार करना कैसे, हमको कैसे उसको लिखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सीखना है। तो हम आपको करके दिखाते हैं प्रसार, और उसको समझिए, उससे आप क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे। देखो, जैसे कि मैंने बोला R1, R2, R3, C1, C2, C3, इनमें से किसी के भी सापेक्ष आप प्रसार करके सारणिक का मान निकाल सकते हैं। फिलहाल आप किसके सापेक्ष करना चाहते हैं? तो अभी मैं शुरुआत है तो मैं कोई सिंपल से R1 के सापेक्ष प्रसार आपको करके दिखाता हूं। ठीक है? ये तो सभी लोग जानते हैं, ये क्या है?
R1 ये वाली लाइन, R2 ये वाली लाइन, R3 ये वाली लाइन, C1 ये वाली लाइन, C2 और ये वाली लाइन C3। तो मैं सबसे पहले इसका सारणिक आपको निकालना है ना, डेल इसकी वैल्यू, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर देता हूं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखना बेटा, बहुत ध्यान से इसको देखिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होनी चाहिए इसकी। R1 के सापेक्ष प्रसार करना है तो आप R1 के एलिमेंट्स को लेके चलोगे। R1 ये लाइन है, R1 का पहला एलिमेंट बताइए क्या है, A11। R1 का दूसरा एलिमेंट बताइए A12। अरे ऐसे R1 है ना, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट A11, R2 का दूसरा एलिमेंट A12, R3 का तीसरा, R1 का तीसरा एलिमेंट A13। बारी बारी से इन्हीं को हमको लेना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले हर टर्म का अपना एक निशान होगा, उस निशान को आपको लेना पड़ेगा। और वो निशान कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हम लेना चाहते हैं, लेकिन उससे भी पहले निशान लगाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे -1 टू द पावर। ये एलिमेंट कौन सा है, इसका एड्रेस क्या है, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम लगा दिया करेंगे। इससे तय होगा कि इस फर्स्ट टर्म का निशान क्या बनेगा। नहीं समझ में आई बात, आया? अभी धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगेगी। फिर से R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 का फर्स्ट एलिमेंट A11 लेना है मुझे, लेकिन उससे भी पहले हम इस टर्म का चिन्ह देखना चाहते हैं कैसा होगा। चिन्ह अलग अलग होगा, किसी का प्लस होगा, किसी के साथ माइनस, किसके साथ क्या होगा हम पहले ये देखना चाहते हैं। जैसे मैंने A11 लिखना है तो निशान कैसे डिसाइड होगा, -1 की घात में क्या लिखना है, नंबर ऑफ रो 1 प्लस नंबर ऑफ कॉलम। ये लिखने के बाद जो यहां एलिमेंट लिखा होगा उस एलिमेंट को आप नोट कर दीजिए। समझ आया आपको? उसके बाद एक छोटा सा सारणिक बनाइए, एक छोटा सा सारणिक बनाइए। इस छोटे से सारणिक में क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनना। आपने कौन सा एलिमेंट अभी लिया है, A11। आप एक काम करो, आप ऐसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से A11 को छोड़ दो। इधर से आप A11 को छोड़ दोगे तो ऐसे हट जाएगा, इधर से आप छोड़ दोगे तो ऐसे हट जाएगा। अब जो कुछ बचा वो नोट कर लो। ऐसे छोड़ दिए ना आपने, देखो क्या बचा, A22, A23, A32, A33, बस ये नोट करने। तो जो छोटी सारणिक बनाए उसमें ये नोट करने थे मुझे। देखो क्या लिखना चाहिए, A22, A23, A32, A33। अब ये पहला पद हो गया, लेकिन R1 के सापेक्ष प्रसार करने के लिए कहा ना मैंने, अभी तो R1 का केवल पहला एलिमेंट हमने सॉल्व किया है, अभी तो R1 के 2 एलिमेंट और बाकी हैं। जब तक पूरे हल नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं मानेंगे कि प्रसार हुआ, ठीक है? लेकिन अब मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पहले पद को क्या क्या करना है, समझ आया आपको? नहीं समझ आया? कहां पर बेटा, यहां पर। ये इससे आपको इस टर्म का साइन पता लग जाएगा कि इस टर्म के आगे आप प्लस लगाना है कि इस टर्म के आगे माइनस लगाना है। वो निशान यहां से मिल जाया करेगा। और एक बार जब आप सीख जाओगे तो ये भी करना बंद कर देंगे हम, ठीक है? अभी हम आपको बताएंगे फिर क्या करने लगेंगे। इतनी बात समझ में आई कि इस पद के आगे हमको निशान प्लस लगाना है या निशान माइनस लगाना है, वो ये हमको दिया करेगा, ठीक? अच्छा, अब और आगे चलो, सेकेंड टर्म तो प्लस लगा दो, अपने आप प्लस लगाओ आप। अब सेकेंड टर्म में क्या है, A12। सबसे पहले हमने प्लस लगा दिया है, लेकिन इस टर्म का निशान कैसा होगा ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। वो तो हमने लगा दिया जोड़ने के हिसाब से। अब बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे, सबसे पहले क्या लिखें,
सबसे पहले लिखेंगे -1 टू द पावर, रो का नंबर क्या है 1 और कॉलम का नंबर क्या है 2, तो 1 + 2। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद ये वाला एलिमेंट जो है वो नोट कर दो, जैसे निशान फिर एलिमेंट। फिर उसके बाद क्या करना था, छोटी सी सारणिक, और उस सारणिक में करना क्या है आपको, A12 ले रहे हैं ना आप, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से A12 को ढक दीजिए। देखो ये A12 ऐसा है, तो ये कैसा ढक दिया ऊर्ध्वाधर, और ये कैसा ढक दिया क्षैतिज। नहीं समझ में आई बात? अब देखो क्या बचा, जो बचा वो नोट कर लो, A21 A23 A31 A33, ये नोट कर लो, A21 A23 A31 A33, यही बचा ना। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, A13 लेना है। अब बताइए हम क्या लिखें, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए -1 टू द पावर, और ये जो एलिमेंट है इसका क्रम बताइए क्या है, 1 3। एक रो है 3 कॉलम है, तो क्या लिखना चाहिए, वेरी गुड 1 + 3। उसके बाद क्या लिखना चाहिए, इस एलिमेंट को लिख देना चाहिए, तो इस एलिमेंट को लिख देना चाहिए। उसके बाद एक छोटी सी सारणिक बनानी चाहिए, और उस सारणिक के भीतर क्या लिखेंगे आप, तो आंसर है A13 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ओर से ढक दीजिए, जो बचे वो नोट कर लो। ये कैसा ढक दिया हमने इसको, और ये कैसा ढक दिया, कुछ बचा नजर आ रहा है आपको, बस वही छाप दो, A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32। अब बताओ R1 का अगला एलिमेंट कौन है, R1 में कितने एलिमेंट थे, 3, A11 A12 A13। हमने कितने एलिमेंट ले लिए, 3। R1 का अगला एलिमेंट कौन, कोई नहीं, खत्म हो गया प्रसार R1 के सापेक्ष। अब बताइए कुछ समझ आ रहा है इसमें से, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है। अब सॉल्व कैसे करोगे, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो आप। -1 टू द पावर क्या बना ये, 1 + 1 2, और -1 टू द पावर 2 + 1। -1 की घात में कोई सम संख्या लगाओगे कैसी वैल्यू आएगी, +1, और -1 की घात में विषम संख्या लगाओगे कैसी वैल्यू आएगी, -1। ठीक है, तो -1 की घात में 2 की वैल्यू क्या होगी, +1। उस +1 को A11 से मल्टीप्लाई करोगे, A11। क्लियर? अब अगली चीज, ये इसको पहचानते हैं क्या है, ये पहचानिए, 2 × 2 ऑर्डर का सारणिक है ये, और 2 × 2 ऑर्डर के सारणिक का मान निकालना आपको आता है, अभी अभी बताया। देखो पन्ना पलट के आप कैसे निकाला था बताओ। पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा A22 × A33, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, A32 A23। कोई प्रॉब्लम? ओके। और आगे चलिए, -1 टू द पावर 1 + 2, तो -1 टू द पावर क्या हो गया, -1 टू द पावर 3, और -1 की घात में 3 है विषम संख्या, क्या वैल्यू आएगी, -1। वो -1 इसको कैसा कर देगा, माइनस। तो ये पूरा हल होके क्या हो गया, माइनस। उसके बाद हमको क्या लिखना है, A12, और ये फिर 2 × 2 ऑर्डर की सारणी है, इसको कैसे हल करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, A21 × A33 माइनस A31 × A23। और आगे चलो, -1 की घात में ये कितना हो गया, 4, और -1 की घात में 4 यानी कि सम संख्या आ गई, +1 +1 +1 प्लस ही बना रहा, A13। इसको इससे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, A21 × A32, बीच में माइनस लगा देंगे, A31 × A22। बस अब अगर ये नंबर्स होते हमारे पास,
अगर ये हमारे पास नंबर होते तो हम थोड़ा जोड़ घटा के हल कर देते इनको। नहीं समझ में आया? ये तरीका है हमारा। और हमने किसके सापेक्ष प्रसार करके दिखाया आपको? आप चाहें तो किसी R2 के सापेक्ष प्रसार कर सकते थे, तरीका यही है। आप चाहते तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर देते, मेथड यही है। और आप चाहें तो किसी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। देखो मैं एक कॉलम के सापेक्ष भी प्रसार करके आपको दिखाता हूं। एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए। किस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करना पसंद करेंगे बताइए? C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष कि C3 के सापेक्ष? C1 के सापेक्ष करें कि C3 के सापेक्ष करें? जो आप बता दो। चलो हटाओ, हम C2 के सापेक्ष कर दे रहे हैं। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो बेटा ध्यान से। अब सबसे पहले मुझे बताओ C2 का पहला एलिमेंट क्या है? C2 कहां है? ये बीच वाली खड़ी वाली लाइन, इसका पहला एलिमेंट कौन है? A12। तो कैसे लिखें बताओ हमको? -1 टू द पावर 1 + 2। नहीं समझ में आया? आया? उसके बाद क्या लिखें बोलो जल्दी से? A12। ये एलिमेंट भी लिखना पड़ेगा साथ में मुझे। उसके साथ एक छोटा सारणिक बनाएंगे अब हम, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ओर से A12 को छुपा दूं ऐसा। जो बचा वो नोट कर दो भाई। A21, A23, A31, A33। ठीक, प्लस लगा दिया। C2 का अगला एलिमेंट कौन सा है बोलिए जल्दी से? C2 का सेकंड एलिमेंट कौन है? A22। वेरी गुड। कैसे लिखना चाहिए शुरुआत बताइए? -1 टू द पावर 2 + 2। अरे उसमें संकोच की क्या बात है? तो तरीका ही वही है, तो वही लिखते जाओ। 2 + 2। फिर क्या लिखें उसके बगल में? A22। उसके बगल में बताइए? दोनों तरफ से इसको बेचारे को छुपा दो, बाकी जो बचे तो लिख दो। ऐसे ऊर्ध्वाधर छुपा दिया और ऐसे छुपा देंगे क्षैतिज। ये और ये बचेगा। ये लाइन ऐसे छुप गई, ये लाइन ऐसे छुप गई। A11, A13, A11, A13, A31, A33। फिर प्लस लगाया। C2 का नेक्स्ट एलिमेंट बताइए कौन है? A32। शुरुआत बताइए कैसे लिखी जाए? -1 टू द पावर। वेरी गुड। फिर क्या लिखें? A32। फिर क्या लिखें? छुपा दो दोनों तरफ से। A32 को ऐसा भी छुपाओ, ऐसा भी छुपाओ। ये और ये बचा। A11, A13, A21, A23, A21, A23। अब बताइए C2 का अगला एलिमेंट बताइए कौन है? कोई है ही नहीं, तो बंद कर दो, बस हल कर दो इसको। -1 टू द पावर क्या आया? 3। तो -1 टू द पावर 3 की वैल्यू बताइए? -1। वो -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, -A12। इसको सॉल्व करिए। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A21, A33 माइनस A31, A23। अब -1 टू द पावर में क्या बना बोलो? 5। 2 + 2 5 नहीं होते, 2 + 2 4 होते हैं। तो -1 की घात में क्या आया? 4। और -1 की घात में 4 का मान बताइए। -1 की घात में सम संख्या आ गई, +1। +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +A22। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। A11 × A33 माइनस, अब इसको करिए तो A31 × A13। नेक्स्ट -1 की घात में क्या बना? 5। और -1 टू द पावर 5 की वैल्यू -1। -1 को A32 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -A32।
इसको सॉल्व करने में पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। अब इन्हीं की जगह पर अगर कोई नंबर होता तो नंबर होके सॉल्व होके एक छोटी सी कोई वैल्यू आ गई होती। नहीं समझ में आया आपको? आ गया? इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज और, एक और छोटी सी चीज देखो ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, उनको बार बार लगता है कि वो ये वाला टर्म नहीं लिखना चाहते। कौन सा? ये टर्म। उनको लगता है कि ये टर्म लिखने में हमको देर लग रही है, वो नहीं लिखना चाहते। आप चाहें तो आप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे छूट जाए ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ तो याद करना पड़ेगा। फिर आप या तो ये याद करो, या तो हम इसको इजी बना सकते हैं। बिल्कुल छोड़ के आप अपना आंसर नहीं ला सकते। हम इसी का कोई दूसरा तरीका आपको बता देंगे, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन कह दोगे इसको छोड़ ही दें और आंसर आ जाए, ऐसा तो कबू ना हो ही पाई है। समझ आया? तो क्या तरीका है फिर उसका? देखो तरीका। 3 इंटू 3 का हमने डिटर्मिनेंट लिया। यहां का एलिमेंट क्या होता है? 1 1 1 1 होता है। छोड़ दो, ए क्रम देखना है केवल। यहां का एलिमेंट होता है 1 1। अब यहां का निशान क्या बनेगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 करो। निशान कैसे निकालते हैं? निशान निकालने का तरीका तो यही है ना, बेसिक मेथड यही है, करना यही पड़ेगा। हाँ, पहले निशान रख लोगे तो फिर ये लिखोगे नहीं, आप निशान लगाते चले जाओगे, बस केवल इतना कर सकते हो। तो यहां का जो नंबर आता है उसका ऑर्डर क्या होता है? 1 1। हमने पता लगाने की कोशिश की कि किसका निशान कैसा बनेगा, तो क्या किया हमने? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 लिखा। तो -1 टू द पावर क्या हो गया? 2। और -1 टू द पावर 2 की वैल्यू बताइए? +1। तो यहां वाला नंबर कैसा आएगा? प्लस। इसका एड्रेस बताइए? 1 2। फिर हमने निशान पता लगाने की कोशिश की, तो क्या करेंगे? -1 टू द पावर 1 प्लस 2, यानी कि -1 टू द पावर 3, और -1 टू द पावर 3 माइनस। तो इस वाले नंबर का निशान कैसा आएगा? यहां का एड्रेस बताइए इस एलिमेंट का? A13। इसको देख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, देख लो सीधे 1 3। फिर हमने क्या किया? -1 टू द पावर 1 प्लस 3। -1 टू द पावर 1 प्लस 3 मतलब -1 टू द पावर 4, और -1 टू द पावर 4 की वैल्यू प्लस। यहां का नंबर आइए 2 1। -1 टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब -1 टू द पावर 3, और -1 टू द पावर 3 की वैल्यू माइनस। समझ आया? यहां का एलिमेंट 2 2। -1 टू द पावर 2 प्लस 2 -1 टू द पावर 4, और -1 टू द पावर 4 मीन्स प्लस। ये 2 3 है, कितना हो जाएगा जुड़ के? -1 की घात 5 माइनस। नहीं समझ में आया? यहां 3 1 जोड़ो, कितना आएगा? 4 -1 की घात 4 प्लस। ये जोड़ोगे कितना आएगा? 5 -1 की घात 5 माइनस। ये जोड़ो कितना आएगा? 6 -1 की घात 6 प्लस। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, याद ही कर लेते हैं, बोले हम ये निशान याद कर लेंगे, हम ये नहीं लिखा करेंगे। तो क्या निशान कैसे याद करेंगे आप बताइए? याद रहेंगे आपको? क्या तरीका है याद करने का? बहुत तरीकों से बच्चे याद करते हैं। एक उसमें से तरीका ये है, वो कहते हैं कि हम अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते चले जाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नहीं समझ में आए? चाहे रो वाइज पढ़ो, कॉलम वाइज पढ़ो तो भी यही मिलेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहे रो वाइज पढ़ो तो भी प्लस से स्टार्ट होगा, और अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। कॉलम वाइज पढ़ोगे तो भी प्लस से स्टार्ट होगा, और अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। कुछ बच्चे तो ये तरीका यूज करते हैं, कुछ बच्चे और ज्यादा होशियार हैं, वो
तीसरा मेथड यूज करते हैं। उन्होंने बोला सब छोड़ो, प्लस माइनस का है ना, एक बात याद रखो कि जो विकर्ण के अवयव हैं वो प्लस है, बाकी सब माइनस है। देखो चाहे ऐसे विकर्ण ले लो, चाहे ऐसे विकर्ण ले लो, वो सब कैसे हैं? पॉजिटिव। बाकी जो विकर्ण में नहीं पड़ता है वो कैसा है? माइनस। तो कुछ बच्चों के ये तरीका याद कर लेते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का साइन कैसा? पॉजिटिव, विकर्ण वाले एलिमेंट। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे बेटा? जो विकर्ण में नहीं आता। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे अपना तैयार कर लेते हैं, आपको जैसे मर्जी वैसे तैयार कर लो। अब हम एक काम करते हैं, ये समझ गए आप करना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट करें, हम एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने मन से ले लिया, कोई भी ले लिया हमने। अब इसको हमें इसका सारणिक सॉल्व करके लाना है। ये आव्यूह है पहले ए, और हम इसका सारणिक बनाना चाहते हैं, तो पहले हम इसको सारणिक की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए 3 into 3 ऑर्डर की है, कैसे निकालोगे? प्रसार करके। किसके सापेक्ष प्रसार करना पसंद करेंगे बताइए आप मुझे? R1 के सापेक्ष, तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। और जब भी आप करेंगे, आप भी ऐसा लिखा करेंगे ताकि देखने वाले को पता लगे कि आपने किसके सापेक्ष किया है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बताइए क्या लिखा जाए सबसे पहले? चाहे तो आप वो लिखो या निशान याद हो तो निशान यूज कर लो। ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है, तो इसका निशान कैसा रहेगा? प्लस। डायगोनल एलिमेंट प्लस होता है, और उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा? 1। ठीक है, और छोटा सारणिक बनाओ, दोनों तरफ से 1 को ढक लो। क्या मिलेगा आपको? 5 6 8 9। 5 6 8 9। बेटा समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, आगे बताइए, अगला एलिमेंट कौन सा लेना पड़ेगा हमको? 1 के बाद क्या लेना चाहिए? 2 लेना चाहिए। 4 5 क्या लेना चाहिए? 2 लेना चाहिए। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो, तो R1 की तरफ चलो ना। अगला एलिमेंट 2, ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल? नॉन डायगोनल। और नॉन डायगोनल एलिमेंट का निशान कैसा होता है? माइनस। कोई प्रॉब्लम आई? एलिमेंट क्या है? 2। फिर छोटा सारणिक बनाइए, दोनों तरफ से ढक दीजिए। 4 6 7 9। 4 6 7 9। अगला एलिमेंट क्या लेना है बताओ? 2 के बाद 5 लेना है, 3 लेना है, 1 लेना है, 4 क्या लेना है? 3 लेना है, क्योंकि R1 का नेक्स्ट एलिमेंट 3 है। ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? डायगोनल एलिमेंट है। अगर डायगोनल एलिमेंट है तो प्लस निशान आएगा, +3। फिर सारणिक बना देंगे, दोनों तरफ से इसको ढकेंगे। 4 5 7 8। आ गया ना समझ में? अब और सॉल्व करिए। +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही रहेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करना? इसको गुणा करो। 9 पंचे 45, माइनस का निशान, 8 छंग 48। ये -2, इसको इससे गुणा करेंगे। 4 9 जार 36, 6 7 जार 42, +3। पहले इसको 8 चौके 32, -7 पंचे 35, 45 - 48 -3, 36 - 42, -6 × -2 +12, 6 दूना 12, -6 -2 +12, 32 - 35, -3 तियां, -3 -9, -12,
+12 कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया? तो इस आव्यूह के संगत सारणिक का मान कितना आया, ऐसे निकाला जाएगा। नहीं समझ में आया? हो सकता है आप में से किसी के मन में एक क्वेश्चन और उमड़ रहा हो अभी। क्या क्वेश्चन? मुझे नहीं मालूम आप सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं आप मन के किसी कोने में आपके क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आपने मुझे बताया कि R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये 6 रास्ते हैं, किसी के भी सापेक्ष प्रसार करो आंसर मिलेगा आपको। लेकिन स्टूडेंट या हम सब लोग हमेशा एक बात सोचते हैं कि यार ये जो 6 तरीके आपने बताए हैं, क्या इन 6 में से कोई ऐसा रास्ता है जिससे आसानी से आ जाए? बात समझ रहे हैं ना हमारी, कि 6 बता तो दिए, चलो ठीक है हम जब मर्जी होगी निकाला करेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमको ये बता दिया जाए कि इन 6 रास्तों में से आप इस रास्ते से जाइए तो आपका काम आसान हो जाएगा? जैसे यहां से घर तक जाने के आपके 2-3 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक रास्ता सबसे इजी हो सकता है ना। ऐसे ही आंसर तक जाने के 6 वेज हैं हमारे पास। कौन सा रास्ता सबसे इजी पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन है। तो मेरा कहना है कि आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 इनमें से चेक कर लेना, जिस लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो मिले वही सबसे आसान होगा। उसके सापेक्ष प्रसार करोगे तो आंसर बड़ी आसानी से आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 आपकी बुक में भी है, आप देखो क्या है। 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। क्या बताया मैंने आपको कि R1 R2 R3 C1 C2 C3 इन 6 में से जिस लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो मिले उस लाइन के सापेक्ष प्रसार करना आंसर बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे बताओ R1, ध्यान से देखो, R1 R2 R3 C1 C2 C3 इन लाइनों में से कुछ लाइनें ऐसी हैं जिन लाइन में जीरो पड़ता है, जैसे R2 में जीरो पड़ता है, R3 में भी जीरो पड़ता है, C3 में भी जीरो पड़ता है, R2 R3 और C3 इनमें जीरो पड़ता है। लेकिन हम किसके सापेक्ष प्रसार करें? C3 के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि R2 और R3 लाइन में तो एक एक जीरो है, C3 लाइन में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो मैंने क्या बोला कि जिस लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो मिले उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए आप। तो आज हम आपकी नहीं मानेंगे, आप हमसे कहोगे R1 के सापेक्ष करो, हम करके दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप R1 के सापेक्ष ना करके C3 के सापेक्ष करोगे, यू विल बी इन प्रॉफिट, आप फायदे में रहोगे। तो किसके सापेक्ष कर दिया जाए बताइए? C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये एग्जाम्पल 3 है आपका। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो जरा ध्यान से, C3 का पहला एलिमेंट क्या है बोलो जल्दी से? 4। डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है। प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? प्लस। वेरी गुड, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लिखेंगे हम, तो हमने +4 ले लिया। अब दोनों तरफ से 4 को ढको ऐसा, जो बचा उसको नोट करो, -1 3 4 1। ठीक है। अब C3 का अगला एलिमेंट बताइए क्या है? 0। डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? नॉन डायगोनल माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस। और माइनस क्या लिखना पड़ेगा? 0। उसके साथ फिर छोटी सारणिक बनाओगे। लेकिन आप सोचो कि क्या सारणिक बनाने का फायदा है? आप बना लो खूब सारणिक, लेकिन बाद में तो गुणा 0 से ही करवाना है आपको। तो खूब सारणिक के बनाओ, लेकिन बाद में अगर गुणा 0 से करवाना है तो उसको क्या हो जाना है? कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, छोड़ो। जो भी एंट्रीज चाहो तो आप लिख लो। क्या एंट्रीज आएंगी? ये ढका जाएगा, ये ढक दिया जाएगा, ये लाइन ढक जाएगी, ये लाइन ढक जाएगी। 1 2 4 1 1 2 4 1।
अगला एलिमेंट कौन है? 0। डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? डायगोनल एलिमेंट है, तो पॉजिटिव 0। सारणिक बनेगी, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा। 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। अब सॉल्व करोगे तो ये 4 है, पहले इसको मल्टीप्लाई, -1 -12, बीच में तो माइनस लगना ही लगना है, 4 3 12, माइनस इसका क्या होगा? 0, इसका क्या होगा? 0, क्योंकि बाहर ही 0 है इनके। तो अब -1 और -12 कितने हुए? -13 × 4 -52, एंड दिस इज अवर आंसर। देखो, अब अगर आपने देखो C3 के सापेक्ष करने का फायदा, आपको आगे के 2 पद, 2 टर्म सॉल्व ही नहीं करने पड़े। करने पड़े कहीं? नहीं करने पड़े। आप R1 के सापेक्ष लेते, कितने पद आपको सॉल्व करने पड़ते? 3, और यहां कितने करने पड़े हैं? 1। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो सारणिक का मान जब निकालना तो उस लाइन के सापेक्ष प्रसार करना जिस लाइन में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलते हैं, आप फायदे में रहेंगे। और अगर पूरी सारणिक में कहीं 0 नहीं है, चाहे जो कुछ करो, फिर तुम्हारी मर्जी है भैया। नहीं समझ में आया? इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि जब आप घर जाएंगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल सहित, ठीक है? और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। जो नहीं आएंगे वो हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक? तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।